नमस्कार, होम टीवी भारत में स्वागत है। लखनऊ के बैकुंठ धाम में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के पिता का पूरे विधि निधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। अंतिम संस्कार में बसपा विधायक राजेश्वर सिंह, मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ व्यास सहित कई वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस, बीसीएस और पीपीएस अधिकारी मौजूद रहे। सभी नम आंखों से दिवंगत को अंतिम विदाई देते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ के गोमती नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया की रासड़ा विधानसभा सीट से बसपा विधायक दिवंगत उमाशंकर सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगत नेता के सामाजिक और राजनीतिक योगदान को याद किया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों ने नेता, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे और जिन्होंने उमाशंकर को श्रद्धांजलि सुमन और अर्पित करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। प्रयागराज से एक कथित ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट का मामला सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता नूर आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि एक महिला डेटिंग के ऐप्स के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाकर कथित तौर पर ब्लैकमेल करती है। उनका दावा है कि आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो के जरिए धन उगाही की जाति और विरोध करने का गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं और अधिवक्ता ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कथित गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि या पुलिस की अंतिम जांच रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। मामले की जांच जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद नूर आलम, प्रयागराज। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे भाई को एक पल्लवी, चीकू, स्वीटी, पानी टंकी वाली लड़की और अनगिनत नामों से जो है उसने फंसाया था। 376 में मेरे पूरे परिवार पे मुकदमा 3 बार करा चुकी है। उसके अलावा भी 2 मुकदमे कराए और हर बार एफआईआर लगाए। मेरे परिवार पे कोई भी वांछित नहीं है उसमें से। और यहाँ अब इलाहाबाद में क्योंकि उच्च स्तरीय जाँच चलने लगी थी तो वो वहाँ से छोड़ के अब लखनऊ में अपना धंधा आगे बढ़ा रही है और लोगों को यहाँ फंसाने का कार्य शुरू कर चुकी है। अच्छा, कहाँ से वो लड़की मिली थी आपको और किस तरह से कांटेक्ट हुआ? क्या मेरे भाई को सन 2021 में एक दीपक पाल के नाम के केस के लिए आई थी। मेरे भाई भी पेशे से अधिवक्ता है, मैं भी अभी अधिवक्ता हूँ इलाहाबाद प्रयागराज में। और वो केस लेके आई थी मेरे भाई के पास। उसके बाद मेरे भाई को ही अपने जाल में फंसाकर उनसे रंगदारी वसूलना चालू करी और अब तक इलाहाबाद में उसने 6 करोड़ से ज़्यादा की रंगदारी वसूल कर चुकी है। आपके भाई से कितना वसूली? मेरे भाई से लमसम 1.5 करोड़ के ऊपर और एक ज़मीन लिखवाई थी जिसमें उसने गलत चौहद्दी लिखवाई और ज़बरदस्ती लिखवाई गई थी तो उसमें उनको प्राप्त ज़मीन नहीं हो पाई है और उसमें भी कैंसिलेशन चल रहा है प्रोसेस में। किस तरीके से ब्लैकमेल करती थी? वीडियो वगैरह बनाती थी क्या? वो नंगी वीडियो लोगों की जगह जगह फ़ोटो बनाती है, अलग अलग तरीके की, मतलब कोशिश करती है कि हमेशा नंगी वीडियो में उनके साथ रहें और मेरे भाई की नंगी वीडियो उसने फेसबुक पर भी डाल चुकी है। आप आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा और भी लोगों के साथ हुआ है, तो उन लोगों के साथ हुआ है, उन लोगों ने क्या कोई एफआईआर वगैरह कुछ मुकदमा हुआ इसमें? जी, इनके ऊपर 14 से अधिक आपराधिक मुकदमे हो चुके हैं जिनमें से 5 मुकदमे 420 के हैं और अभी तक इनके ऊपर कार्रवाई में बार बार पुलिस प्रशासन 3 बार इनको जेल भेज चुकी है लेकिन इनका मनबढ़ हो चुकी है। अब इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से मेरा यही गुहार है, योगी आदित्यनाथ जी से मेरी यही गुहार है कि ऐसी आपराधिक किस्म की महिलाएं समाज में रहने योग्य नहीं है। अभी लखनऊ में ये आदित्य तोमर, सम्राट सिंह और इन लोग पे बलात्कार का मुकदमा लगाएं जिसमें 120 में मेरा भी नाम डाली थी।
लेकिन इसमें अरेस्ट मुझे प्राप्त हुआ क्योंकि न्यायालय ने देखा कि साक्ष्य मेरे पास पूरे पर्याप्त हैं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं था और ये मेरे परिवार पे 5 बार 376 बार लिखा आ रही हैं और ऐसे लोगों पे मतलब 5वां मुकदमा 376 एक ही लड़की द्वारा हुआ है और इनके टीम मेंबर में भी 2-3 लड़के अनेक हैं, उनके द्वारा भी 376 अगर देखा जाए मिलाकर तो 7 से अधिक 376 लिखा के रंगदारी वसूल चुकी हैं और उसमें ज़मीन भी लिखाई है, वो भी मेरे पेपर साक्ष्य मौजूद हैं, साक्ष्य ज़मीन के पेपर है। ठीक है, तब आपने बोला बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन राजवी बरेलवी के विभिन्न सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुस्लिम समाज से जुड़े विषय और मस्जिद ध्वस्तीकरण के मामलों और राजनीतिक भागीदारी को लेकर अपनी बात रखी। साथ ही मौलाना मस्जिद सजीद रशीदी द्वारा कंवर यात्रा को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कंवर यात्रा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी धार्मिक यात्रा है, इस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष के आचरण के आधार पर पूरी धार्मिक यात्रा का समुदाय पर टिप्पणी करना गलत है। मौलाना धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखने और ऐसे बयानों से बचने की अपील की। देखिए, मैं इन सब बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कांवड़ एक धार्मिक कार्य है और उस धार्मिक कार्य के लिए जो लोग जा रहे हैं वो धर्म कर्म में आस्था रखते हैं, इसीलिए वो जा रहे हैं। अगर कहीं किसी ने उपद्रव किया या कोई बदतमीजी की तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कांवड़ यात्रा को मतून करें, दोषी ठहराएं। ये सरासर गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये तो इस तरीके से ऐसा है कि धर्म को बदनाम करने वाली बातें हैं और एक धार्मिक काम करने वाले व्यक्ति को नशेड़ी कहना, नशा करने वाला कहना, ये तो एक तरीके से अपमान है। इस तरह के बातों से बचना चाहिए और विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। जो लोग इस तरह बयान दे रहे हैं वो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और ऐसे लोगों के लिए कानून की धारा में जो भी प्रावधान है उसके तहत उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। गोवा के चर्चित दुष्कर्म मामले में बम्बई हाई कोर्ट ने तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। अदालत के उन 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। और फैसले के बाद मामले की जांच अधिकारी रही सुनीता संवाद ने कहा है कि यहाँ एक चुनौतीपूर्ण जांच थी, लेकिन अंततः न्याय की जीत हुई। और उन्होंने कहा है कि गंभीर मामलों में निष्पक्ष और प्रभावी जांच के माध्यम से पीड़ितों को न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। अदालत के विस्तृत फैसले का इंतजार किया जा रहा है। That he was charged, and he's been sentenced amongst all the offences for 10 years rigorous imprisonment and of compensation of fine amount of 5 lakhs. And now the order has still not been uploaded, so we will read the judgment to see what are the reasonings that have been. Sorry? कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? Every court case is a challenge, so it was challenging, but finally justice has been served. Sorry? Okay, yeah. See, the judgment has still not been uploaded, so once we go through the judgment and find the reasons, we will be able to comment on how it is. Okay. What judgment के लिए order दिला? So he's been convicted for all the offences that he was charged for, and he has been sentenced to 10 years rigorous imprisonment and a fine of 5 lakhs. That is the maximum, that because it has to be done concurrently. Okay. When I was surrendering, He has been given 2 weeks' time to surrender. Ma'am, how to She has already department how is seriously मैम अभी ये निर्णय आया है कितना? No, whichever cases we are serious about. Whichever cases we are serious about and we are taking the investigation in a right perspective, we are seeing that the all investigation is carried out speedily, expeditiously, efficiently, and the evidences are placed before the court through the charge sheets. Okay. Yeah, we will ensure that justice is given to the victims. मैम कोर्ट ने क्या सजा दी है? Under rape,
under the offences that he was charged, he has been convicted to 10 years of rigorous imprisonment and cash fine of rupees 5 lakhs. And that is on all the offences whatever are charged. So, and he has been given 2 weeks time to surrender before the गोवा से जुड़े वर्ष 2013 के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्रकार तरुण तेजपाल को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। फैसले के बाद तरुण तेजपाल ने न्यायालय के निर्णय पर निराशा जताई और कहा है कि उनके पक्ष में पर्याप्त तथ्यों पर उचित विचार नहीं किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि वहां इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। तेजपाल ने स्वयं को राजनीतिक रूप में निशाना बनाए जाने का आरोप भी लगाया और मामले को लेकर अब कानूनी प्रक्रिया का अगला चरण सुप्रीम कोर्ट में अपील के रूप में सामने आ सकता है। We are very disappointed. We believe the evidence in the case has not been appreciated. We believe there is enough evidence to very, very clearly exonerate him not twice but 10 times over. थोड़ा पीछे लेंगे क्या? सर 10 साल के और 5 लाख का आपका फाइन दिया है, तो क्या कहना चाहते हैं? हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना? हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से। हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो मटीरियल था एविडेंस का उसको अप्रिशिएट नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के रहेंगे कि क्या होगा। सरेंडर करोगे आप? उससे पहले अगर अपील होगा तो अपील होगा, वो तो टाइम बताएगा ना। आपको एडवांस में कैसे हम बता दें? कितना टाइम दिया? 13 साल से केस चल रहे थे, कैसे देखते हैं कि ये मैंने जज को बोला, आप लोग जो कोर्ट में थे आपने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूँ, मेरे को तहलका की जो पत्रकारिता है उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें। बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं या वाकिफ नहीं है ज्यादा, उन लोगों की भी सरकार पड़ जाती है। इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी है, मेरी भी है। क्या तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कह रहे हैं आप? 100%। आपने कहा है दिल्ली में बसपा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कई समसामयिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने झांसी में सड़क हादसे में आतिक अहमद के सबसे छोटे बेटे की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए इसे एक दुखद घटना बताया। साथ ही करोड़ों यात्रियों पर मौलाना सजिद रशीदी के बयान की आलोचना करते हुए सभी धर्मों और आस्थाओं के सम्मान की बात कही। डॉक्टर शर्मा ने FCRA संशोधन विधेयक को विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष के पास जनता के मुद्दों पर ठोस एजेंडा नहीं है। अब मुझको यही आशंका होती है कि जैसे मौलाना और पुजारी ये बहुत एक सम्मानित शब्द हैं और हम लोग तो हमेशा बोलते हैं 5 वक्त की पूजा करने वाले पुजारी का, मौलाना का जो सम्मान है वही 2 वक्त की पूजा करने वाले पुजारी का होना चाहिए। लेकिन ये मौलाना मुझको लगता है कांवड़ियों को नशेड़ी गंजड़ी कह रहे हैं। हो सकता है नशे में हो और नशे में ऐसी बातें कह रहे हो। अगर नशे में ऐसी बातें कही तो उनको इस प्रकार नहीं करना चाहिए, और अगर होश में रहकर उन्होंने ये बात कही है तो दंड के पात्र हैं। कानून ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करता जो उत्तेजना फैलाने का काम करते हैं। अब देखिए ये इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं जिससे लोग चिंतित हो। एक ही लाइन की बात है कि भाई जो आपके पास बाहर से आ रहा है, विदेशी धन आता है, तो किस मद में आ रहा है, कौन खर्चा कर रहा है, कैसे खर्चा कर रहा है, ये बताना पड़ेगा। तो अगर आप अच्छी चीज में कर रहे हो तो आप प्रसन्न रहो, अगर आप गड़बड़ में कर रहे हो तो अब सावधान हो जाओ कि अब गड़बड़ नहीं होना है। भारत की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा ये प्रथम प्राथमिकता है, और अगर इससे कोई खिलवाड़ करता है और कोई कानून बनता है तो लोगों को समर्थन करना चाहिए। क्यों आखिर ऐसा हुआ? अब ये बहाना ढूंढते हैं क्योंकि उसमें कोई आ नहीं रहा होगा। एक ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट से आप स्थान मांग रहे हो, प्राइवेट ट्रस्ट के पास में स्थान है कि नहीं है वो दोनों के बीच की बात है। आप सरकार से उसमें आप जवाब मांग रहे हो। मुझको लगता है कि ये जानते हैं कि इनका जो कार्यक्रम होता है कोई आता वाता नहीं है उसमें,
और इनको जो बात कहनी है इनके पास तो अब बातों का खजाना भी इनका खत्म हो चुका है। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को वर्ष में 125 दिनों के रोजगार का प्रावधान किया गया है, जबकि मनरेगा मजदूरी को बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन किया गया है तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना और आजीविका से जुड़े 318 प्रकार के कार्य इस योजना के तहत किए जाएंगे। साथ ही 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक विशेष अभियान चलाकर स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय, गांव में श्मशान और सेट निर्माण और मेरा गांव मेरा पानी अभियान के तहत हजारों सूखे हैंडपंपों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत जी राम जी योजना पूरे देश में लागू हुआ है और आज उसी को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे डिप्टी सीएम और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, जिनके पास गृह विभाग भी है, श्री विजय शर्मा जी उपस्थित रहे। हमारी एससीएस मैडम श्रीमती ऋचा शर्मा उपस्थित रहीं। हमारे विकसित भारत जी राम जी के कमिश्नर उपस्थित रहे और सारे पत्रकार उपस्थित रहे। और इसमें खूबी ये है कि अब जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनको 1 साल में 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित होगा और मजदूरी जो पहले नरेगा में 261 रुपया था वो बढ़कर 300 रुपया हो गया है और इसमें मजदूरी भुगतान भी बिल्कुल निश्चित है। एडवांस में पैसा इसका आया हुआ है। पहले नरेगा में काम होता था, उसके बाद पैसा आता था तो मजदूरी भुगतान में विलम्ब होता था। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, समय पर मजदूरी का भुगतान होगा और 318 तरह के काम इसमें मतलब जल संरक्षण से लेकर अधोसंरचना और जीविका मतलब गांव को आर्थिक रूप से भी संपन्न करने के लिए इस तरह से काम होंगे। तो अभी हम लोग प्रारंभिक स्तर पर 3 काम अभियान के रूप में ले रहे हैं। 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है उससे प्रारंभ करके 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2027 तक ये अभियान के रूप में चलेगा। इसमें एक तो मोर बेटी मोर अभिमान, इसमें प्रदेश भर के जितने भी जो विद्यालय हैं वहाँ पर हमारी बेटियों के लिए, बालिकाओं के लिए शौचालय का निर्माण होगा। उसी तरह से जितने भी ग्राम पंचायत हैं और जहाँ पर शमशान शेड की आवश्यकता है वहाँ पर शमशान शेड और बैठने के लिए भी एक शेड, इसका निर्माण होगा। और 10,000 से ज़्यादा ड्राई हैंडपंप हैं, उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए उस पर भी काम होगा। मोर गांव मोर पानी योजना के तहत तो ये 3 अभियान विशेष रूप से अभी पूरे प्रदेश में विकसित भारत जी राम जी से चलेगा। दिल्ली में कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु संघवी ने FCRA विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर स्वस्थ और सार्थक संसदीय चर्चा होनी चाहिए और सिंघवी ने आरोप लगाया कि मौजूदा राजनीतिक माहौल सरकार विपक्ष का विश्वास हासिल करने में विफल रही है और बिना पर्याप्त विमर्श के महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस विधेयक का संसद के भीतर लोकतांत्रिक तरीके के विरोध करेगी और नागरिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की मांग करेगी। इसके 2-3 पहलू हैं, आपको पूरी तरह से संज्ञान है इन पहलुओं का। पहली बात तो ये कि इस प्रकार के वातावरण में जब माननीय गृहमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री एक राजनीतिक हट और जिद के कारण संसद में आने को तैयार नहीं है, लोकतंत्र के मंदिर में आने को तैयार नहीं है, उस वक्त के दुराव और विश्वास के माहौल में
इस प्रकार के बिलों को लाना जानबूझकर आखिरी 2-3 दिनों 4 दिनों में, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत कूटनीति है, बिल्कुल गलत प्रयास है और ये धौंस की राजनीति होगी। नंबर 2, कंटेंट में भी, इनके मेरिट्स में भी हमने बड़ा स्पष्ट बार बार कहा है कि ये किसी रूप से FCRA के बारे में नहीं है। ये कंट्रोल फ्रीक सरकार के द्योतक हैं जो कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहती है हर संस्था पे, और वो हर संस्था पे कंट्रोल इसलिए करना चाहती है जिससे कि वो उनको हैरेस कर सके, उनको प्रताड़ना उनके ऊपर प्रयोग कर सके। ये आप हर सिविल सोसाइटी के अंग और वर्ग से देख रहे हैं, केरला से लेके उत्तर तक, पश्चिम से लेके पूर्व तक। और इसमें हम जब भी अगर ये सही रूप से आता है, विचार विमर्श होता है, तो उसका विरोध करेंगे, लेकिन ऐसे माहौल में लाना बिल्कुल गलत होगा। ये बहुत व्यापक परिणामों का बिल है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट मी बी क्लियर दैट दिस इज नॉट द करेक्ट एटमोस्फियर टू ब्रिंग सच अ बिल। You know that the first part was washed out because of the political obstinacy of not dealing with the Pradhan issue. Thereafter, there is an equal political obstinacy of not having either the Honorable Home Minister or the Honorable Prime Minister visiting the temple of democracy. In such a atmosphere of distrust and division, to bring such an important bill is completely wrong against all tenets of good governance and democracy and parliamentary democracy. Lastly, on the merits of the bill, everybody knows that दिल्ली में बसपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने संसद में जारी गतिरोध, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन और झारखंड में JPSC तथा JSSC परीक्षा अनियमितताओं को लेकर हो रहे छात्र आंदोलनों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि सरकार संसद से हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष लगातार नारेबाजी और हंगामे के जरिए सदन की कार्रवाई बाधित कर रहा है। और रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्ष झारखंड में परीक्षा अनियमितताओं और युवाओं के मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है। और उन्होंने कहा है कि सरकार लोकतांत्रिक बहस के पक्ष में है और संसद को सुचारू रूप से चलने देना सभी दलों की जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी और खरगे साहब रोज नई नई कहानी गढ़ते हैं, नए नए पोस्टर लेके आते हैं। अमित शाह को बुलाओ, अमित शाह को बुलाओ। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक रोज अपने चेंबर में बैठे रहते हैं, अभी भी बैठे हुए हैं। सदन चले तब ना, सदन में बहस हो तब ना। सदन में बहस चलेगी, वो जाके बोलेंगे, कस के जवाब देंगे, लेकिन आप सदन चलने देंगे नहीं, कोई बहस होने देंगे नहीं, हो हल्ला करते रहेंगे। अमित शाह जी बैठे हुए हैं और कह रहे अमित शाह को बुलाओ, तो सदन चलेगी तब ना वो अंदर जाएंगे। हम लोग भी आते हैं, खाली बैठे रहते हैं, हो हल्ला होता है, उठ के चले जाते हैं। जानबूझकर श्रीमान राहुल गांधी और खरगे साहब ने एक झूठा नैरेटिव देश के सामने फैलाया है। क्या प्रधानमंत्री जी, क्या गृह मंत्री जी, क्या भाजपा, क्या एनडीए, हम एक एक बहस के लिए तैयार हैं। हमने उनको सुनना है और उनको जवाब भी देना है। उनको बहस करें तब ना, और सदन चलने तब ना। इसलिए बिल्कुल झूठ, बेबुनियाद बात कही जा रही है। देश के सामने यह सच्चाई जाना जरूरी है कि माननीय गृह मंत्री जी 10 बजे से शाम के 7 बजे तक सदन में बैठते हैं अपने चेंबर में, अभी भी बैठे हुए हैं, और सदन की कार्रवाई चले तो कसकर जवाब देने को तैयार हैं। आप सदन चलने दोगे नहीं, बहस करने दोगे नहीं, हो हल्ला करोगे और खाली उनकी पोस्टर लेके आओगे। कहां है अमित शाह? तो खरगे साहब, राहुल गांधी जी, आके देख लो, चेंबर में बैठे हैं, आपकी बहस सुनने और आपका जवाब देने को तैयार है। सर, झारखंड की प्रोटेस्ट को लेकर अभी तक अपोजिशन की तरफ से कोई बात नहीं है। हालांकि आज खड़गे जी ने कहा कहीं का भी प्रोटेस्ट हो हम इसके साथ खड़े, पर अभी तक कोई भी वहां गया नहीं, मिलने नहीं। ऐसा है, वहां जो कहानी चल के आ रही है उसमें स्पष्ट है कि झारखंड सरकार ने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पूरा काम दे रखा है। जिसे यूपी में योगी जी ने ब्लैक लिस्ट किया, राजस्थान में भी ब्लैक लिस्ट हुई है,
और उसको पूरा काम दिया हुआ है, कई परीक्षाओं का। क्या मतलब है इसका? मैं फिर कहूंगा, अगर वहां नौकरी बिकती है तो राहुल गांधी खामोश। फिलहाल के लिए इतना ही। तजर्बा देखते रहे बुलेटिन भारत।